अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरे तमाम स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं अब तमाम बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैनल स्टार्ट करने का मेरे माइंड में बहुत पहले से ये बात थी, और फिर जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल्स ऑलरेडी क्लोज्ड और मोस्टली स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, एकेडमीज़ नहीं जा सकते, मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अब रही बात कि वीडियोस किस तरह से अपलोड होंगी, तो मंडे टू फ्राइडे 6 to 10 तक की वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, और उन वीडियोस में मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जहां तक मुमकिन हो सके मैं आप लोगों के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, क्योंकि मेरा जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेरी हमेशा प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट्स ही रहे हैं, और क्लास का हर बच्चा मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि होता क्या है कि हर बच्चा अपनी एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट्स को पिक करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वीडियो में मैं किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि मुझे उन तमाम बच्चों को भी साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, ये तो होगा मेरा इनपुट जो मैं वीडियोस के थ्रू आप बच्चों को दूंगी, लेकिन आगे आउटपुट कहें या मेहनत आप लोगों की होगी, क्योंकि मैं एक हद तक बच्चों चीज़ों को आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मेहनत आप लोगों ने आगे करनी है। आप लोगों का काम है कि वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चंस को समझो और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। लेकिन फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आप उस चीज़ को मुझसे डिस्कस करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो चलें बच्चे, 7th क्लास की फ़र्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। तो 7th क्लास में जो हमारा आज का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1 विच इज़ सेट्स, और इस सेट्स के अंदर सबसे अच्छा सेट का कॉन्सेप्ट, अब एक और बात कि सेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 6 क्लास में फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो में आज सेट की डेफिनेशन को, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसके एलिमेंट्स सेट के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं या उनका क्या रोल होगा एक सेट के अंदर, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँगी आप लोग के लिए। क्योंकि इससे ये होगा, एक तो हमारे लिए जब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला तीनों सेट की एक्सप्रेस करने के 3 वेज जो डिस्कस करेंगे, तो इसमें आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी उन चीज़ों को समझने में। तो आज हम सेट की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी पहचान किस तरह से होगी सेट की, और उसके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे आप लोग एक काम करें, सेट की डेफिनेशन को नोट डाउन करो, और फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब तमाम बच्चे सेट की डेफिनेशन का अगर गौर से देखो, तो सेट की डेफिनेशन बेसिकली देखा जाए तो क्या कह रही है कि डाटा में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ऐसी कलेक्शन, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने कलेक्ट करके लिखने हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या हों, एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हों। इट मीन्स एक सेट के लिए ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी देखा जाए तो एक सेट के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। क्यों नहीं, दोनों कंडीशंस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इन दोनों में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो एक कंप्लीट सेट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे अब बात करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के, जो आप लोगों ने लिखे हुए हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट भी होंगे अगर, तो वो ऑब्जेक्ट्स उसी सेट के क्या कहलाते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट्स कह सकते हो आप लोग। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हो, दोनों बेसिकली सेम ही मीनिंग दे रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स या एलिमेंट्स इसलिए कहलाते हैं उस सेट के, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट्स उसी सेट के अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से उनको मेंबर्स या एलिमेंट्स कहा जाता है। आप अरकान भी यूज़ कर सकते हो वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन मैं आपको वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो वेल डिफाइंड मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने एक सेट के लिए इंक्लूड किए हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को लिखा है, वो ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट ये शो तो कर रहे हो ना कि वो बेसिकली किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, या उन ऑब्जेक्ट्स को देखकर किसी भी शख्स के लिए एक अंडरस्टूड सी बात हो कि उनका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है उन ऑब्जेक्ट्स का। या आप यूँ कह सकते हो कि उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर सबके व्यूज़ या हर शख्स का व्यू सेम हो। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट मीन्स नो रिपीटिशन। सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन नहीं करनी। जो सेट के लिए ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, आप लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखना। अगर ऐसा कर दिया आप लोगों ने तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन आने से सेट की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं रहते। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी बात बताई है कि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो अब रिपीट कर दो कि तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने से वो एक सेट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का दोनों का कॉन्सेप्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स देने लगी हूँ। इन एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल है, उसमें जिन ऑब्जेक्ट्स को मैंने शामिल किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है विंटर, समर, स्प्रिंग एंड लास्ट ऑब्जेक्ट है जी हमारा ऑटम। ठीक है जी। अच्छा, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं और एक चले ये इसमें ये इंक्लूड कर रही हूँ ऑब्जेक्ट्स AEIOU। अच्छा, अब आप लोग ज़रा गौर से देखो वन बाय वन दोनों सेट्स के ऑब्जेक्ट। आप लोगों का काम बच्चों का ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। तो आप लोग चलें फर्स्ट सेट की बात कर लेते हैं। इस सेट में आप लोग इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट को चेक करो। विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, इन चारों के चारों को अगर आप गौर से देखो तो बेसिकली ये इनका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? विंटर क्या है, समर, स्प्रिंग, ऑटम। तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, विंटर क्या एक मौसम है, इसी तरह से समर, स्प्रिंग, ऑटम ये तीनों के तीनों भी मौसम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, चार के चार सीजन्स हैं। उन सीजन्स के नाम है ये चार के चार। अच्छा, अब एक और बात आप लोग नोट करो कि मैंने ऑब्जेक्ट्स की, हम लोगों ने डेफिनेशन में एक बात देखी है कि ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन की हम लोगों ने बात देखी है। सिर्फ इंडिविजुअली किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने चेक नहीं करना वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट के लिए। तो यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि मैं जस्ट विंटर को ही सिर्फ चेक कर रही हूँ और उसी को देखकर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सीज़न। ऑफ कोर्स ये सीज़न है। अगर समर, स्प्रिंग, ऑटम ना होता तो यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट लगाकर अगर एक क्लोज कर देती इसको विंटर में, तो ऑफ कोर्स विंटर को, तो ऑफ कोर्स ये एक सीज़न का सेट होता। ठीक है, लेकिन अब अगर ये जब ये समर, स्प्रिंग, ऑटम तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड हुए हुए हैं तो मुझे इनको कलेक्टिवली चेक करना है। विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम ये चारों के चारों किसी एक ही चीज़ के साथ रिलेट करने चाहिए। तो ये चारों के चारों ऑफ कोर्स आप लोग चेक कर सकते हो कि सीजन्स हैं। ठीक है, तो 4 सीजन्स, मैंने 4 सीजन्स लिखा है। अच्छा, अब ये 4 सीजन्स मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए या किसी भी शख्स के लिए वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड ना होते तो आप इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बता ही नहीं पाते कि ये 4 सीजन्स है या किस चीज़ का सेट है। ठीक है जी। तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है जी, ये चारों ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो गए, सेट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अच्छा, अब हम आगे चेक करते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखा गया, तो ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब जब ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सेट आप लोग लिख सकते हो कि सो इट इज़ अ सेट। सो इट इज़ अ सेट बिकॉज एक सेट के लिए ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी था, जो कि दोनों प्रूव हो गई हैं कंडीशंस। तो यहाँ पर ये सेट बन जाएगा आपका। अच्छा, अब आप इसको प्रॉपर स्टेटमेंट दोगे कि ये किस चीज़ का सेट है, द सेट ऑफ 4 सीजन्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोग चेक करो, हर एक ऑब्जेक्ट को गौर से देखो। AEIOU इन पांचों का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वॉवल्स हैं। अब जब आपने वॉवल्स लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड थे, तो आप इनके बारे में बता पाए हो कि ये वॉवल्स हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड।
अच्छा, अब सेकंड के लिए चेक करते हैं। आप लोग देख लो, कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट रिपीट ही नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हो जाएंगे। ये जब ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं तो जिस तरह से आपने फर्स्ट एग्जांपल के लिए लिखा है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आप लाइक मेंशन कर देते हो ना यहाँ पर, सो इट इज़ अ सेट, सो इट इज़ अ सेट। अब जिस तरह से आपने फर्स्ट एग्जांपल के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट दी है, इसके लिए भी आप लोग प्रॉपरली लिखो द सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स का सेट है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें वोवल्स का सेट है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने डेफिनेशन में आगे एक और बात भी देखी थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम था, उनको एक नाम दे दिया गया था, मेंबर्स या एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो से सेट के अंदर मौजूद होते हैं इस वजह से। तो अब आप लोग चेक करो, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये चारों के चारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट एस के मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे इंडिविजुअली। हर एक मेंबर या एलिमेंट, विंटर भी सेट एस का एलिमेंट है, समर, स्प्रिंग, ऑटम, इसी तरह से ये तीनों के तीनों भी सेट एस के मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से ए ई आई ओ यू, ये भी क्या होंगे, पांचों के पांचों मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेंबर्स या एलिमेंट्स को, अच्छा हम आगे ना जिन ऑब्जेक्ट्स की जगह पर कोशिश करेंगे, या बल्कि नाम जो आ गया अब उसका, तो हम मेंबर्स या एलिमेंट्स का वर्ड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आप मेंबर भी यूज़ कर सकते हो, एलिमेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ये मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आप लोग को वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की कुछ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स भी देती हूँ कि वो किस तरह से सेट्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसा कि अगर मैं बात करूँ कि मैं कुछ एग्जाम्पल सेट की लिखने लगी। ठीक है जी। द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। तो फॉर एग्जांपल, अब ये किस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड या इस सेट के होंगे, किस, बिकॉज पाकिस्तान के जो झंडे के कलर्स हैं उनमें दो ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, एलिमेंट्स, ग्रीन एंड वाइट। अगर ये टास्क ऑन द होल मैं एक पूरी क्लास को देती हूँ तो इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल चलें इसको एस सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी लेटर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर। तो पाकिस्तान के जो झंडा है उसमें दो कलर्स होते हैं, वाइट एंड ग्रीन। तो इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके इंडिविजुअली हर एक बच्चा मुझे यही सेट बना कर देगा। तो होगा क्या कि इस सेट को लेके सब बच्चों के व्यूज सेम होंगे, तो ये भी ऑफ कोर्स क्या होगा, सेट होगा। अच्छा, अब आप लोग का काम है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स में रिपीटिशन नहीं करनी, और ऑब्जेक्ट्स अगर लिखने हैं तो डिस्टिंक्ट लिखने हैं। इट मीन्स वाइट, ग्रीन एंड कोई इन दोनों में से किसी को दो दफ़ा या दो से ज़्यादा, दो या तीन दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने हर ऑब्जेक्ट को वन टाइम ही लिखना है। सो इट इज़ अ सेट। ठीक है। अच्छा, इस तरह से कुछ एग्जांपल्स इस तरह से भी मैं दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, द सेट ऑफ द प्लेयर्स, द सेट ऑफ द प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं, जो अभी का स्क्वाड है, तो ऑफ कोर्स उन सब प्लेयर्स के नाम लिखकर आप एक सेट बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी ये कंप्लीट सेट होगा, द सेट ऑफ द प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, ये भी सेट होगा। द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, द सेट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम को लेकर भी आप एक सेट बना पाओगे। तो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स को लिखकर भी एक सेट बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर सेट बनेगा। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ इस तरह से, द सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द मंथ, ऐसे महीनों के आप लोगों ने नाम लिखने हैं, विच स्टार्ट्स, जो कि क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं लेटर एम से। अब होगा क्या कि अगर ये टास्क दिया गया है तो इस टास्क को लेकर भी
पूरी क्लास का हर बच्चा क्या करेगा कि एक फॉर एग्जांपल चलें इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं टी, आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें जो एम से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम हैं उन महीनों को इंक्लूड कर देते हैं मार्च एंड मई। तो क्या होगा, हर एक स्टूडेंट जो सेट बनाएगा वो मई और मार्च को इंक्लूड करके, इन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके सेट बनाएगा। तो ये भी एक सेट होगा बिकॉज द सेट ऑफ द मंथ ऑफ मंथ्स विच स्टार्ट्स लेटर एम, इसको लेके हर एक बच्चे के लिए ये सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। इस वजह से हर बच्चे का व्यू इस सेट को लेके सेम होगा। तो यही दो ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करके सेट बनेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का। अब हम बात करते हैं, जब मैंने आपको वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है तो इसी तरह से हम लोग अब वन बाय वन नॉट वेल डिफाइंड और नॉट डिस्टिंक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं नॉट वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट। तो नॉट वेल डिफाइंड में अच्छा, इसमें दो टाइप्स के सेट्स आ जाते हैं। इनमें फर्स्ट टाइप जो सेट की होगी उसमें कोई एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो जाने से उस सेट के ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि वो सेट्स नॉट वेल डिफाइंड बन जाते हैं। तो इसको नॉट वेल डिफाइंड की फर्स्ट टाइप को मैं आप लोग को कुछ इस तरह से बच्चे एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक टास्क है, जो मैंने दो स्टूडेंट्स को देना है। उनमें फर्स्ट स्टूडेंट ए होगा और दूसरा स्टूडेंट होगा स्टूडेंट बी। आप नाम भी मेंशन करके यहाँ पर बना सकते हो। मैंने जो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को लेकर ही बना दिया है। ठीक है, अच्छा अब इन दो स्टूडेंट्स को मैंने एक टास्क देना है कि वो मुझे एक सेट बना कर देंगे, इंडिविजुअली अपना अपना सेट बनाएंगे। द सेट ऑफ 3 फेवरेट बेकरी आइटम्स, आप फेवरेट यूज़ कर सकते हो, टेस्टी, डिलीशियस, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फेवरेट बेकरी आइटम्स। ठीक है, अब होगा क्या कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों ने अपने अपने 3 फेवरेट बेकरी आइटम्स को इंक्लूड करके सेट बनाना है। ठीक है जो, तो स्टूडेंट ए ने जो ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है, पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, चिप्स। ठीक है, स्टूडेंट बी जिन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है उनमें है जी पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, चलें डोनट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग क्या करो, आप लोग दोनों स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों के सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को ज़रा एलिमेंट्स को या कंपेयर करो। तो आप लोग चेक करें, स्टूडेंट ए ने पिज़्ज़ा, बिस्किट्स और चिप्स को शामिल किया, स्टूडेंट बी ने पिज़्ज़ा, बिस्किट्स और डोनट्स को इंक्लूड किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पिज़्ज़ा स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों की फेवरेट आइटम्स में शामिल है बेकरी के। इसी तरह से स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों को बिस्किट्स भी पसंद है। लेकिन यहाँ पर आप लोग थर्ड ऑब्जेक्ट को एलिमेंट को चेक करो, तो आप लोग चेक करें कि यहाँ पर स्टूडेंट ए को तो चिप्स पसंद है लेकिन स्टूडेंट बी को चिप्स पसंद नहीं है, तो उसने डोनट को अपने फेवरेट आइटम्स में बेकरी के शामिल किया है। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर मेन डिफरेंस आया है। अब ये डिफरेंस आया तो आया किस वजह से है, ये डिफरेंस बेकरी के आइटम्स के फेवरेट होने की वजह से आया है। और यही वो स्पेसिफिक वर्ड है कि जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया है कि कोई किसी भी चीज़ की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी या एक वर्ड यूज़ हो जाएगा जिसकी वजह से उस सेट के ऑब्जेक्ट्स या वो सेट वेल डिफाइंड बन जाता है या वेल डिफाइंड कंसिडर होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आने की एक मेन वजह यह है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ किसी एक शख्स की पसंदीदा चीज़ में शामिल हो दूसरे शख्स की भी फेवरेट चीज़ में वही चीज़ शामिल हो। हर शख्स की किसी भी चीज़ को लेके अपना एक टेस्ट होगा, अपनी पसंद नापसंद होगी जो कि मुख्तलिफ भी हो सकती है। यानी कि अब यहाँ देखें आप लोग के स्टूडेंट ए को तो चिप्स पसंद है लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट बी को भी चिप्स पसंद हो। ठीक है, तो स्टूडेंट बी को यहाँ पर डोनट्स पसंद हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेकरी के आइटम्स का फेवरेट होना इस सेट को क्या कर रहा है, नॉट वेल डिफाइंड बना रहा है, द सेट ऑफ 3 फेवरेट बेकरी आइटम्स को। अच्छा अब जब मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि फेवरेट वर्ड की वजह से नॉट वेल डिफाइंड है ये सेट्स, तो आप लोग ज़रा यहाँ पर चेक करें। मैं अगर फेवरेट का वर्ड ही इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है, तो इस तरह से देखें ये टास्क किस तरह से बन जाएगा, द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। तो उस तरह से अगर हम लोग स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों के सेट्स को देखें तो ये तो दोनों कंप्लीट सेट्स हैं, बिकॉज
स्टूडेंट ए ने पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, चिप्स ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स लिखे हैं ये तीनों के तीनों बेकरी के आइटम्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट बी के भी जो पिज़्ज़ा, बिस्किट्स एंड डोनट्स हैं इनका ताल्लुक भी बेकरी की चीज़ों के साथ है। इस तरह से तो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, ठीक है। और देख लें आप, ना ही ऑब्जेक्ट्स में रिपीटेशन आई है, तो पिज़्ज़ा, बिस्किट्स और चिप्स स्टूडेंट ए ने भी एक दफ़ा लिखे हुए एलिमेंट्स और ना ही स्टूडेंट बी ने किसी एलिमेंट को रिपीट किया है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों हो गए, रिपीट नहीं हुए। तो देखा जाए तो ये तो सेट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करके कंप्लीट सेट बन जाते हैं। लेकिन आप लोग देखो, जैसे ही फेवरेट का वर्ड यूज़ हो जाता है तो टोटली कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेट्स वेल डिफाइंड से नॉट वेल डिफाइंड बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इस तरह से बताती एग्जाम्पल। चले, मैंने नॉट वेल डिफाइंड में आप लोग को एक एग्जाम्पल दी थी, द सेट ऑफ द प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को लेके मैंने आप बच्चों से कहा था कि आप लोग प्लेयर्स के नाम इंक्लूड करके कंप्लीट सेट बना सकते हो। हर बच्चा सेम सेट बनाएगा, ठीक है। सबके व्यूज़ सेम होंगे उस चीज़ को लेकर, डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इस सेट को मैं इस तरह से बना दूं, द सेट ऑफ द फेवरेट, टॉप या बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो होगा क्या। मैं चले यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको, कि ये टास्क ऊपर इस तरह से हो जाता है कि आप बनाएं द सेट ऑफ टॉप कह लो आप, या बेस्ट या फेवरेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, अब क्या होता कि इस टास्क को लेकर सेट अगर बनते स्टूडेंट ए, आप बच्चों को मैंने अभी बात बोली, आप यहाँ पर नेम्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और एक स्टूडेंट बी सेट बनाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर स्टूडेंट ए जो होगा उसके हिसाब से या उसकी नज़र में जो उसके लिए जो टॉप या उसके हिसाब से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं या उसके फेवरेट प्लेयर्स हैं वो इंक्लूड करेगा प्लेयर्स के नेम्स को। उसके लिए शाहिद अफरीदी उसके हिसाब से बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। हसन अली, और उसने तीसरा जो प्लेयर शामिल किया यहाँ पर, उसको लिखा है जी उसने, चलें यहाँ पर कर लेते हैं शादाब खान, ठीक है जी। अच्छा, ये सेट बनाया है स्टूडेंट ए ने, उसने अपने फेवरेट प्लेयर्स को शामिल किया अपने सेट में, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट बी जो प्लेयर्स लिख रहा है उसमें उसका पहला फेवरेट प्लेयर है शाहिद अफरीदी और बाबर आजम और शादाब खान, ठीक है जी। अब आप लोग चेक कर लें स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों के ऑब्जेक्ट्स। शाहिद अफरीदी तो दोनों को पसंद है, इसी तरह से शादाब खान भी दोनों स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के फेवरेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, या टॉप प्लेयर्स है उसके हिसाब से या बेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, स्टूडेंट ए को हसन अली अब जो उसके हिसाब से बेस्ट प्लेयर है, लेकिन स्टूडेंट बी की नज़र में बाबर आजम है। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ गया है इस वजह से आया कि ज़रूरी नहीं जो किसी एक शख्स के लिए उसका फेवरेट प्लेयर है दूसरे की भी पसंदीदा प्लेयर में वो शामिल हो बंदा। तो यहाँ डिफरेंस व्यूज़ डिफरेंट हो गए। तो मैंने अभी जिस तरह से बेकरी के आइटम्स में आप लोग को बताया था व्यूज़ डिफरेंस किस वजह से हुए, तो यहाँ पर भी बाबर आजम और हसन अली को लेके जब बच्चों के व्यूज़ चेंज हो गए हैं तो यहाँ पर किस वजह से कि प्लेयर्स का टॉप होना या बेस्ट, या आप यूँ कह सकते हो बेस्ट या टॉप प्लेयर कह सकते हो, तो उसके हिसाब से प्लेयर्स का बेस्ट या टॉप होने की वजह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ये सेट के जो है ये सेट नॉट वेल डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर ये टॉप ना होता तो आप लोग देखें यहाँ पर, यहाँ तो ये नॉट वेल डिफाइंड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपल द टॉप प्लेयर्स होता, द सेट ऑफ प्लेयर्स होता तो उस तरह से वो सेट बनता, ठीक है, एक कंप्लीट सेट होगा। लेकिन यहाँ पर ये इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, नॉट वेल डिफाइंड बन जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप लोग टॉप का वर्ड इग्नोर करो तो देखो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है सेट स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों के ये जो ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए में एलिमेंट्स ये प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के। लेकिन जैसे ही टॉप या बेस्ट आ जाने से ये डिफरेंस आ जाता है उनके व्यूज़ में।
तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, प्लेयर्स का डिफरेंट होना या टॉप या बेस्ट होना इन सेट्स को क्या कर देगा, नॉट वेल डिफाइंड बना देगा। अच्छा, इसको मैं आप लोग को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ फैट बॉयज़ इन योर क्लास, अगर ये टास्क इस तरह से है, द सेट ऑफ फैट बॉयज़ इन योर क्लास, तो होगा क्या, हो सकता है कि एक बच्चे को जो बच्चा फ़ैट लग रहा हो लेकिन दूसरे शख्स की नज़र में वो फ़ैट नहीं, वो उस बच्चे को हेल्दी कंसिडर कर रहा हो। तो इस तरह से होता क्या है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपनी सोचो। यहाँ पर देखा जाए तो बॉय का फ़ैट होना सेट्स को, उस सेट को क्या करेगा, नॉट वेल डिफाइंड बनाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी भी चीज़ को लेके अपनी एक सोच होगी, अपनी पसंद नापसंद होगी जो मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो इस तरह के तमाम वर्ड्स फैट, फेवरेट, टॉप, बेस्ट जब यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को नॉट वेल डिफाइंड बना देते हैं। तो इस तरह के तो वो जब नॉट वेल डिफाइंड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स तो वो सेट्स नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, नॉट वेल डिफाइंड की दूसरी टाइप कुछ इस तरह से होगी कि उन ऑब्जेक्ट्स को देख के उन आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बताना कि वो उन ऑब्जेक्ट्स का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है और किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट रैंडमली डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं करते। ठीक है, तो चलें इसको मैं इस तरह से एग्जांपल ये दे रही हूँ आप लोग को कि फॉर एग्जांपल आप लोग चेक करें कि एक ऑब्जेक्ट है गोट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट ए ई आई, जो सेकंड ए ई, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपका आ गया जी ए ई आई ओ यू, एंड यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग चिप्स कर लेते हैं। चलें, ठीक है। अब अगर ये एग्जाम्पल है तो आप लोग गौर से चेक करो, यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को गोट एक डिफरेंट है, यहाँ पर इनका आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, किसी तरह से ये रिलेट ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पर ये देखें तो ये तो गोट एक एनिमल है। ठीक है, ये आ गए जी वॉवल्स, और ये आपके जो ऑब्जेक्ट है ये बेकरी के आइटम्स को लेकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे के ये सारे एलिमेंट्स अलग से किसी चीज़ के साथ इसका ताल्लुक है, ये बेकरी के आइटम्स है, ये एनिमल है। अगर तो ये वॉवल्स और बेकरी के आइटम्स ना होते तो गॉड के साथ हॉर्स मेंशन कर दे, लिख देते आप लोग, तो ये तो एनिमल्स का सेट बन जाता है, या चिप्स के साथ कोई आप बेकरी का आइटम इंक्लूड कर देते तो भी वो आप लोग बता पाते कि वो चिप्स हैं, बेकरी के आइटम्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रेंडमली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो जिनके बारे में आप लोग बता ही नहीं पाओगे कि ये किस चीज़ का सेट बना हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स आप लोग के लिए वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो जब रेंडमली डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, नॉट वेल डिफाइंड। जब नॉट वेल डिफाइंड है तो उसको सेट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट्स नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है आप लोग के लिए, जिनके बारे में आप बता ही नहीं पाओगे। ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट तो है, आप लोग चेक करें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम आगे मूव ऑन ही नहीं करेंगे, तो ये ऑफकोर्स सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये एक सेट नहीं होगा। अच्छा, नॉट वेल डिफाइंड में मैंने आप लोग को दो टाइप्स बताए, एक तो स्पेसिफिक वर्ड के यूज़ होने से ऑब्जेक्ट्स नॉट वेल डिफाइंड बन जाते हैं, और दूसरा रैंडमली डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं जो एक दूसरे के साथ किसी तरीके से रिलेट ही नहीं करते, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नॉट डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट। नॉट डिस्टिंक्ट में कोई इतना ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपल सी बात है कि आप लोग ये चेक कर लें। मैं यही एग्जाम्पल लिखने लगी हूँ, सिंपल सी, इसी को हमने यूज़ किया, तो आप लोग चेक कर लो। यहाँ पर आप लोग देखें ए ई आई ओ ई यू, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है बिकॉज ये वॉवल्स का सेट है। आप सीक्वेंस में इसको करो तो ई को वन टाइम लिखो तो ए ई आई ओ यू, ये पांचों जब हम इसको सीक्वेंस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे बिकॉज ये वॉवल्स का सेट है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ चेक करो कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये सेट नहीं होगा, बिकॉज आप लोग देखो कि ई रिपीट हो गया और हमने सेट की डेफिनेशन में बात की थी कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ई रिपीट हो गया, इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ही नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, बट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, बट नॉट डिस्टिंक्ट। तो जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो
दोनों कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो मैंने कहा था वो सेट नहीं होगा डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है, नॉट अ सेट। तो वो सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से सेट नहीं बना, और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से वो एक सेट नहीं बन गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नॉट वेल डिफाइंड सबका कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ सेट की डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। अब उसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं सेट की डेफिनेशन को कंप्लीट करने लगी हूँ। अच्छा, ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। अच्छा, आप लोग कोशिश किया करो कि डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स ज़रूर लिख दिया करो। एक या दो एग्जांपल्स देने से डेफिनेशन काफ़ी इंप्रेसिव सी लगती है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं जो एग्जांपल इंक्लूड करने लगी हूँ इस एग्जांपल में, चलें जी ये वॉवल्स ही लिख लेते हैं कि हमने इसी को छोटी सी एग्जांपल, आप लोग कोई भी सेट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो एग्जांपल के लिए। तो अच्छा, एक तो वॉवल्स की मैंने एग्जांपल दे दी। अच्छा चलें, एक मैं नेचुरल नंबर की एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, मैंने ज़्यादातर आप लोग को अभी आज की जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया, वेल डिफाइंड, डिस्टिंग, इन सबको, तो मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं की, बिकॉज इसके लिए मुझे जब मैं सेट्स के टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिस वीडियो में भी होगा तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, तो भी मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेकर एक नेचुरल नंबर सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, यानी ऐसे नंबर जिनको आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हो। तो ये सिंपल मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया जो कि 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आई थिंक मोस्टली 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है, तो इट्स इनफ कि आप लोग यहाँ जस्ट डेफिनेशन लिखो यहाँ तक और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको कंप्लीट करो। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लो सेट के लिए, कि सेट इज represented by capital letter A, B, C up to soon Z of English alphabets, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये भी तो मैंने सेट सी बना है, तो इसी को ही देख लेते हैं आप लोग कि सेट जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। तो आप लोग चेक करो कि जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं उसमें कैपिटल बी और कैपिटल एन ही लिखा है, मैंने स्मॉल लेटर में किसी भी लेटर को नहीं लिखा। तो अगर आप लोग जब लिखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इस तरह से बताऊँ तो आप लोग चेक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर वॉवल्स का सेट लिख रही हूँ AEIOU, ये तो बिल्कुल ठीक होगा कि यहाँ पर आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन अगर इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख देती हूँ तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज आप सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, इसके एलिमेंट्स को आप स्मॉल या कैपिटल में लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, यानी कि इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ कैपिटल में, ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन जो डिनोट करोगे वो हमेशा आप कैपिटल, ये दोनों ठीक होंगे ये वेज, ठीक है, लेकिन आप स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक सेट को, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, एंड इट्स मेंबर्स आर written within brackets। अब एलिमेंट्स की बात हो रही है या मेंबर्स की, within brackets separated by कॉमर्स। अब सेट को लिखने का ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पॉइंट्स है ये सेट को बेसिकली लिखने का तरीका बता रहे हैं कि सेट किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब सेट को तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर ये है जी कि आप उसके एलिमेंट्स को इसी करली ब्रैकेट में क्लोज करोगे, लिखोगे, बंद कर दोगे उसको सब एलिमेंट्स को, और उस हर एलिमेंट को सेपरेट करोगे कॉमास के साथ। तो आप लोग देख लो यहाँ पर कि करली ब्रैकेट में क्लोज हुआ है सेट, और हर एलिमेंट इंडिविजुअली, हर एक एलिमेंट कॉमा के साथ अलग किया गया है, ठीक है जी। यहाँ पर भी देख लें, और करली, यानी कि आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते, आप ब्राउन ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग को करली ब्रैकेट ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये तो हो गया सेट के बारे में आप लोग को जो मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है जी। अब हम कुछ सिंबल्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो एक सिंबल सेट के साथ, उसके एलिमेंट्स के साथ उनका क्या रोल होगा उन सिंबल्स का। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है सिंबल जी, बिलोंग्स टू या मेंबर्स
इसका सिंबल। अच्छा, अब इस सिंबल के बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सिंबल बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। द सिंबल इज़ अ ग्रीक लेटर वर्ड विच टेल्स, आप अपनी वर्डिंग में भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, विच मीन्स या विच टेल्स विच इज़ यूज, किसी तरह से भी आप इसको अपनी वर्डिंग में सिंपल आप डेफिनेशन लिख लो या एक छोटी सी स्टेटमेंट इस सिंबल के लिए लिख लो, विच टेल्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर, एन एलिमेंट or belongs to a set, belongs to a set। अच्छा, अब ये सिंबल बेसिकली क्या चीज़ है, ग्रीक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सिंबल ये यूज़ कहाँ होता है, ये हमें ये बताता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है, एलिमेंट है या उस सेट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। यानी कि मेंबर, एलिमेंट या बिलोंग्स टू, तीनों के तीनों बेसिकली ये तीनों के तीनों सेम ही मीनिंग देते हैं। अब इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों के लिए मैथमेटिकली जो सिंबल यूज़ होता है वो ये सिंबल होता है जी, बिलोंग्स टू का सिंबल, ठीक है। अब इसके साथ बेसिक मैं नॉट बिलोंग्स टू का यानी कि इस सिंबल का इन्वर्स भी आपको बताती हूँ, और दोनों को मैं कंबाइन एक ही एग्जाम्पल में इसका कॉन्सेप्ट आप बच्चों को दूंगी, ठीक है जी। अब बिलोंग्स टू के बाद हम नेक्स्ट सिंबल है इससे रिलेटेड नॉट बिलोंग्स टू का। अच्छा, ये बिलोंग्स टू से नॉट बिलोंग्स टू मैं इस तरह से बना रही हूँ कि जैसा कि आप लोग देखो, आप लोग इक्वलिटी का मैथ्स में सिंबल यूज़ करते हो ना, इक्वल का, तो जैसे स्लैश लगा देते हो तो वो साइन इक्वल टू से नॉट इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरह से मैंने स्लैश लगा के बिलोंग्स टू से नॉट बिलोंग्स टू का साइन बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने बिलोंग्स टू से नॉट बिलोंग्स टू की जो स्टेटमेंट वो इस तरह से आप लोग बनाओगे कि एज इट इज़ सारी की सारी आप डेफिनेशन लिखो कि जस्ट एडिशन कर दोगे आप इसके बाद नॉट के वर्ड की, तो आपके यहाँ से ये डेफिनेशन बन जाएगी बिलोंग्स टू से नॉट बिलोंग्स टू। इट मीन्स कि अब मैं यहाँ पर इसके लिए लिख सकती हूँ नॉट बिलोंग्स टू के लिए कि it tells that an object is not a member, an element or belongs to a set, because उसका इन्वर्स है ना, तो जस्ट नॉट की एडिशन कर दें, आपकी belongs to से not belongs to में स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। it tells that an object is not a member, अब देखें मैंने जस्ट एडिशन किया नॉट की, is not a member, an element or doesn't या does not belongs to a set, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बताता है ये साइन या ये सिंबल के एक ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर नहीं है, उस सेट का रुकन नहीं है या उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए मैं एग्जांपल्स आप लोग को देती हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल आप लोग इस तरह से, चलिए नेचुरल को ही ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब आप लोग चेक करो यहाँ पर सेट एन में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है जी। इट मीन्स ये जो सेट बना हुआ है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सेट बना हुआ है, ये आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हो कि इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा, मैं इस एग्जाम्पल को लेकर इन सिंबल्स का, दोनों सिंबल्स, इस सिंबल का और दोनों सिंबल्स का यूज़ करना आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वन इज़ अ मेंबर ऑफ सेट एन, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग चेक कर सकते हो कि वन सेट एन के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट होगी। अब मैं इस स्टेटमेंट को इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको बताती हूँ। तो वन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। इज़ अ मेंबर की जगह पर आप लोग इज़ अ मेंबर का साइन यूज़ करोगे या सिंबल यूज़ करोगे, फिर सेट एन की जगह पर आप कैपिटल एन लिख दोगे, बिकॉज आप लोग इस पूरे सेट को आप लोगों ने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया, तो उसका सिंबल आप लोग यहाँ पर यानी इस कैपिटल लेटर को लिखोगे, ठीक है जी। इस स्टेटमेंट को इस सिंबॉलिक फॉर्म को मैं इस तरह से अब लोग रीड आउट करोगे कि वन इज़ अ मेंबर ऑफ सेट एन, वन इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, या आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हो वन बिलोंग्स टू सेट एन। आप किसी भी वे में, तीनों वेज में से किसी तरह से भी आप लोग इसको
बोल सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम कुछ और एलिमेंट्स या नंबर्स को ले लेते हैं, तो चले 3 की बात कर लेते हैं। 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, ठीक है जी। 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इज़ एन एलिमेंट की जगह पर भी आप लोग सेम से ही यही सिंबल यूज़ करोगे या कैपिटल एन लिख दोगे, ठीक है। तो 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, चले 4 को ले लेते हैं। 4 बिलोंग्स टू सेट एन, ठीक है जी। अच्छा, 4 एज इट इज़ बिलोंग्स टू की जगह पर भी सेम साइन यूज़ करोगे आप लोग और सेट एन लिख दोगे, ठीक है। ये इन तीनों वेज में मैंने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करके आपको बता दो। आप लोग नोट करो यहाँ पर कि ये तीनों वर्ड्स के लिए मैंने सेम साइन यूज़ किया है, और मैंने इसी के बारे में आपको स्टेटमेंट में बात की थी सिंबल की। जब मैंने आपको डेफिनेशन कह लें, छोटी स्टेटमेंट जो बताई थी, उसमें मैंने आप लोग के इस सिंबल के बारे में यही बताया था कि तीनों वर्ड्स बेसिकली सेम मीनिंग दे रहे हो, तीनों की जगह पर सेम साइन यूज़ होगा, और ये साइन किसी भी एलिमेंट के बारे में उस सेट में बताता है, उसकी मौजूदगी के बारे में बताता है कि कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग नोट करो, मैंने 2 को शामिल नहीं किया यहाँ पर। आप लोग ऑफकोर्स 2 को भी लिख सकते हो, मैंने तो जस्ट रैंडमली कुछ एलिमेंट्स उठा के आप लोग को उनके बारे में बता दिया। तो अब 2 भी सेट एन में शामिल है, तो ठीक है। 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट्स इस सेट में हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस सिंबल की, और इस सिंबल का यूज़ करना मैं आपको बताती हूँ। जिससे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि 4 से अबव नंबर्स जितने भी वो इस सेट में शामिल है, तो 4 से अबव 5 6 7 8 अप टू सोन कोई भी आप एलिमेंट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, नंबर को पिक कर लो। तो मैं जैसे कि यहाँ पर 6 की बात कर लेती हूँ। 6 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। 6 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, ठीक है। तो 6 एज इट इज़ आ जाएगी, इज़ नॉट एन एलिमेंट की जगह पर सेम यही साइन विद स्लैश आप लोग यूज़ करोगे और सेट एन लिख दोगे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इस तरह से रीड आउट करोगे, हर तीनों वेज में आप लोग बोल सकते हो। 6 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, और 6 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट एन, या आप लोग ये भी बोल सकते हो 6 डजंट बिलोंग टू सेट एन, ठीक है जी। अच्छा, आज की वीडियो का बच्चों मैं यहीं एंड करती हूँ। अब आप लोग को जैसे आसानी लगे आप लोग अपने नोट्स साथ साथ बनाओ। ये तो मैंने जस्ट आप लोग को पैटर्न देते हैं, जैसे कन्वीनियंट लगे आप लोग अपने नोट्स बनाओ, चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, या जिस तरह से भी आसानी लगे नोट्स आप लोग साथ साथ बनाओ। और बस मुझे बच्चे अपनी दुआओं में याद रखो। ये आपका सेकंड पेज है और ये आप लोग का बच्चे फर्स्ट पेज है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पेज और ये है जी सेकंड पेज, ठीक है। अच्छा, बस बच्चे मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। अगर आप लोग को बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप बच्चों को सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह ताला बच्चे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।